ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। आज हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2023 में आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था यूटेट 2023, ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए है ये, क्लियर। तो यहाँ भी सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? अगर ये चीज आपको पता हो तो आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें हम जो किशोरावस्था होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस, इसमें हमने वो एक आइडेंटिटी जो क्राइसिस थ्योरी है वो यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है। एडलर ने शंकु दिया था, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था, एरिक एरिक्सन जो है उनकी थ्योरी को ही बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं मनोसामाजिक विकास थ्योरी। कौन सी थ्योरी बोलते हैं हम? मनोसामाजिक विकास थ्योरी, ठीक है। इसमें इन्होंने जो फोर्थ स्टेज बताई थी वो बताई थी एडोलेसेंस के रिलेशन में, ठीक है, जहां इन्होंने बताया था कि बच्चा जो होता है एक दुविधा में होता है। शुरू में इन्होंने 8 स्टेज बताई थी। इन 8 स्टेजेस में क्या था कि बच्चा जो है वो दुविधा में होता है, और दूसरी तरफ जो है अगर उसको एक पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अगर एरिक एरिक्सन की बात करें तो ये कैसे थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे ये? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, मनोसामाजिक स्टेज में 8 जो चरण है वो इन्होंने बताए थे। किशोरावस्था में इन्होंने बोला था कि बच्चा जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ज्यादा क्राइसिस में रहता है, क्लियर। और अगर वो सक्सेसफुली उस स्टेज को पार कर देता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस और एक हेल्दी जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के अंदर विकसित होता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आत्म का तात्पर्य है, आत्म जो होता है ना उसमें एग्जैक्टली इंसान जो है वो खुद के बारे में ही चीजों को रियलाइज करता है, ठीक है। खुद के बारे में आपको कितनी अच्छी नॉलेज है, आप कितना चेतन मन से चीजों को सुनते हैं, कितना चेतन मन से चीजों को एनालाइज करते हैं, उनको थिंक करते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स है, किसको लेकर आप कितने अच्छे से चीजों को समझ पाते हो, ये सब जो होता है ना आपका आत्म, वो किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है। आत्म व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे दूसरों से अलग करते हैं, नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। आत्म का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति के खुद के जो फीलिंग्स होती हैं, खुद के एक्सपीरियंस, खुद के आइडियाज, वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबद्ध करते हैं, अथवा ऐसे समूहों से जो व्युत्पन्न होते हैं, नहीं। इसमें सोशल और कल्चरल ग्रुप भी केवल इंक्लूड नहीं होता है, इसमें फिजिकल ग्रुप भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सोशल भी होता है, इसमें इमोशनल भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप हम एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो वो होता है द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या आया है? टोटलिटी। और आत्म क्या होता है? खुद में एक समग्र अनुभव होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। आप चेतन मन से कितना ज्यादा चीजों को समझते हैं, कितना ज्यादा अपने मन में उनको संभाल के रखते हैं, जो जो एक्सपीरियंस आप चेतन मन से लेते हैं, कैसे आप आइडियाज को गेन करते हैं, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है, क्या आपकी फीलिंग्स है विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ, खुद से ही, ठीक है। इंसान अपने ही संदर्भ में चीजों को एनालाइज करता है। तो यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? क्लियर। व्यक्तित्व जो होता है ना वो आपका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक फैक्टर से मिलकर बना होता है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स होते हैं उनसे ये मिलकर बना होता है। हर इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान से पर्सनैलिटी में क्या होगा? अलग होता है। एक अलग पर्सनैलिटी है, दूसरी अलग पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब ही ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कितने अच्छे से आप अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे से आप अपने आप को वहां अडेप्ट करते हैं। तो यहाँ है इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। यही व्यक्तित्व की डेफिनेशन होती है कि व्यक्तित्व में आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। और ये बेसिकली अगर टाइम जो होता है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, नॉट परमानेंटली स्टेबल होते हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब ही होता है कि आप एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में अडेप्टेशन शो करें।
दूसरा, अगर आपसे पूछे कि पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, ठीक है। एक पर्सनैलिटी अलग होती है, दूसरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। पर्सनैलिटी जो होती है वो टाइम के साथ इजीली चेंज नहीं होती, तो ये भी सही है। इसके जो मेन फीचर्स होते हैं, दे डोंट इजीली गेट चेंज विद टाइम। अब जैसे महात्मा गांधी हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, नेहरू जी हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, जैसे हम चाचा नेहरू बोलते हैं, महात्मा गांधी के लिए बोला जाता है कि सत्याग्रह आंदोलन बहुत दयालु थे। तो ये सब जो चीजें होती है ना, कि टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनैलिटी बाय द टाइम इजीली चेंज नहीं होती। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन द गिवन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। एक इंसान के जो फीचर्स होते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो होते हैं, वो दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं ना, वो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई जस्ट होप कि आपको इजीली समझ में आ रहा है। और जो पर्सनैलिटी होती है ना, पर्सनैलिटी एक जटिल प्रोसेस होती है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। दूसरा, ये मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी कि बहुआयामी होती है। यही हम चीज किस में पढ़ते हैं, विकास में पढ़ते हैं। क्लियर है। इसमें आपके हेरेडिटी फैक्टर भी आता है, और इसमें आपका अर्जित फैक्टर जो है वो भी इंक्लूडेड होता है, यानी कि हेरेडिटी भी आती है और एनवायरमेंट और एक्वायर्ड फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। व्यक्तित्व के जो विशेषक उपागम है, उसका अग्रणी माना जाता है। व्यक्तित्व का जो विशेषक उपागम होता है ना, उसका जो अग्रणी है, वो हम कहते हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। विशेषक उपागम या फिर विशेष उपागम जो है वो आलपोर्ट ने ही दिया था। इसमें क्या होता है, जो इंसान के अंदर गुण होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, किसके, व्यक्तित्व के, उनकी पहचान जो होती है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये इंसान इस इंसान से अलग होता है। जैसे हम कार्डिनल फैक्टर्स पढ़ते हैं, मेन फैक्टर्स पढ़ते हैं। अब जो विशेषक उपागम होता है, इसके कुछ ना मेन फीचर्स जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे, ये जो उपागम है, ये मानता है कि व्यक्ति में बहुत सारे विशेषक होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो स्थायी होते हैं और अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। लोग एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से कैसे अलग होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में देखा था कि ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, और ये कैसे होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। यही विशेषक उपागम होता है। यही गॉर्डन ऑलपोर्ट ने कहा था कि जो विशेषक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं, केंद्रित होते हैं, हर इंसान को वो दूसरे इंसान से अलग करते हैं, ये अपेक्षाकृत स्थिर और स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। क्लियर। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि जो मनोविज्ञान होता है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसको इन्होंने गतिशील संगठन बताया था, ठीक है, जो एनवायरमेंट में धीरे धीरे क्या करता है, समायोजन करता है। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया। दूसरी इनकी जो थ्योरी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेट थ्योरी, ठीक है। इनकी जो थ्योरी होती है उसे हम ट्रेट थ्योरी कहते हैं, जिससे इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में हमें डीप नॉलेज मिल सके। वापस देख लीजिए, व्यक्तित्व का जो ट्रेट थ्योरी है, उसका अग्रणी किसे मानते हैं हम, गॉर्डन ऑलपोर्ट को, यानी कि ट्रेट अप्रोच। इन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए ये एक इंसान है ए, ये एक इंसान है बी, इसके अंदर के जो ट्रेट्स होंगे ना, इस इंसान के ट्रेट से क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। तो ये इंसान इस इंसान से बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। ये ट्रेट जो होते हैं इस इंसान के कैसे होंगे, अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। ये समय के साथ इजीली चेंज नहीं होते हैं। इसी वजह से हम एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी से अलग कर पाते हैं। और इन्हीं ट्रेट्स की वजह से इंसान जो है वो बिहेवियर में क्या करता है, एक चेन बनाता है, एक बिहेवियरल चेन बनती है, जिससे हम किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो जो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ये किसने दी थी, अल्बर्ट बांडुरा ने। क्लियर है। ये कहां से थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने बताया था कि बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, यानी कि दूसरे के व्यवहार को देखकर बच्चा इमिटेट करता है, और इन्हीं की थ्योरी को हम क्या कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी। इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक डॉल ली थी,
उसमें कई बच्चे दो ग्रुप बनाए थे। कुछ लोग जो है वो बोबो डॉल जो है उसको लात मार के जा रहे थे, और कुछ जो है वो बोबो डॉल को प्यार कर रहे थे। तो बच्चे जो है लात मारने वाले बच्चों को जब वो चीज दिखाई गई तो उन्होंने क्या किया, डॉल को लात मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब जिन बच्चों को बोबो डॉल को प्यार करते दिखाया गया, वो बच्चे डॉल को जो है वो प्यार करने लग गए थे। तो बच्चा जो देखता है ना, जो बच्चा ऑब्जर्व करता है वही वो अपने व्यवहार में क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, दूसरों को देखकर सीखना, जैसा दूसरा करेगा वैसा ही हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं। इन्हीं की थ्योरी है जिसको हम कहते हैं सामाजिक अधिगम। इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं हम, सामाजिक अधिगम। क्यों कहते हैं, बच्चा समाज में रह के ही क्या करता है, लर्निंग करता है। हम अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, हम अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, वो जैसा करेंगे हम भी एज इट इज चीजें करते हैं। मॉडलिंग थ्योरी भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हम दूसरे को इमिटेट करते हैं, यानी कि दूसरे का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। सामाजिक अधिगम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए एक बच्चा है, वो किसी बड़े, अपने से बड़े व्यक्ति को क्या करता है, गाली देते हुए देखता है, तो वो भी क्या करेगा, गाली देखना सीख जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। याद रखिएगा इसकी थ्योरी के दो नाम है, सामाजिक अधिगम और मॉडलिंग थ्योरी। नेक्स्ट है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी किस चीज का संकेतक है। A girl child is working very hard for her examination. Her behavior is an indication of her. तो यहाँ पे होता है हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। बच्ची कैसी है, उच्च उपलब्धि को लेकर अभिप्रेरित है। क्लियर। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या कर रही है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही है। वो इंटरनली क्या है, मोटिवेटेड है, यानी कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अभिप्रेरणा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, उसमें उसमें हम किसी रिवॉर्ड या किसी अवार्ड के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है उसमें हम खुद को ही मोटिवेट करने के लिए चीजें करते हैं, हमें उस चीज में महारत हासिल करनी होती है। जो उपलब्धि प्रेरणा होती है उसमें आपको किसी ना किसी स्किल में क्या होना होता है, बहुत ज्यादा एक एक्सपर्ट जो बोलते हैं, वो मतलब वो नॉलेज गेन करने के लिए हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। इसमें आपका जो संकल्प होता है ना, आपका जो एम होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब दृढ़ संकल्प जो बोलते हैं हम, वो आपके अंदर होता है। जहां भी बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होगा उसके अंदर हमेशा उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, वो क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। उसकी लाइफ में कितने भी हर्डल्स आए, कुछ भी हो, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को यूटेट का एग्जाम देना है, अब डजेंट मैटर आप कहाँ से कंटेंट इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड है कि नहीं, कई बच्चे सिर्फ इसलिए एग्जाम देंगे कि नहीं हमें एग्जाम देना है जिससे कुछ अच्छा हो, कुछ उनको लालच मिलेगा, लेकिन कई बच्चे इसलिए एग्जाम देंगे नहीं, उनको एक नौकरी चाहिए, उनको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। तो वो होता है आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। पुरस्कार जो होता है उसकी अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये किस अधिगमवादियों ने कहा था। तो जो व्यवहारवादी थे उन्होंने कहा था कि जो पुरस्कार होता है उसकी अधिगम में एक इम्पोर्टेंस होती है। संज्ञानात्मक में कौन आते हैं आपके, एक आते हैं आपके जीन पियाजे, एक आते हैं आपके वाइगोत्स्की और एक आते हैं आपके ब्रूनर। ये कौन थे, संज्ञानवादी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, जब तक बच्चा खुद से करके नहीं सीखेगा उसको ज्ञान कभी भी परमानेंट नहीं होगा। मानवतावादी की बात करें तो इसमें आता है आपका अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने मानवतावादी थ्योरी दी थी कि जब तक इंसान की नीड्स कंप्लीट नहीं होती हैं वो क्या करता है, हायरार्की को फॉलो करता है। जबकि व्यवहारवादी में कौन आते हैं, व्यवहारवादी में आते हैं आपके थॉर्नडाइक, एक आते हैं आपके पावलोव और एक आते हैं आपके स्किनर। तो जो स्किनर हैं उन्होंने कहा था कि जो पुरस्कार होता है वो अधिगम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्यवहारवादी उपागम के अनुसार जो पुरस्कार होता है वही बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाता है। पुरस्कार जो होता है वो एक तो होता है सकारात्मक, ठीक है, और एक होता है नकारात्मक। जो हम एक टर्म यूज करते हैं किसके अंदर आती है, पुनर्वलन, और इस पे भी सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो दिया था बीएफ स्किनर ने। क्लियर। इन्होंने दो टाइप के पुनर्वलन बताए थे, सकारात्मक पुनर्वलन और एक नकारात्मक पुनर्वलन।
पुरस्कार क्या होता है? व्यवहार को मजबूत करने के लिए। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा हमेशा फर्स्ट रैंक आता है, अब आपने उसको क्या किया, कुछ चॉकलेट दे दी, कुछ रिवॉर्ड दे दिया, तो बच्चा वो काम बार बार करेगा। क्लियर? और एक होता है दंड। दंड से क्या होता है? बच्चा हमेशा हतोत्साहित होगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे उन चीजों से दूर हटता जाएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या है? व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो होती है उसमें ही हम किसकी बात करते हैं? रिवॉर्ड की। नेक्स्ट है नकारात्मक पुनर्वलन जो है वो, उसका मतलब क्या है? तो जो नकारात्मक पुनर्वलन होता है उसका मतलब होता है आपका अप्रिय जो उद्दीपन होता है उसको क्या करना? समाप्त कर देना। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई भी जो ऐसा स्टिमुलस हो जो आपको बार बार इरिटेट करे, आपको बार बार परेशान करे, तो उस स्टिमुलस को ही हम सामने से हटा देते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी मतलब कोई बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कंडीशन है, उससे बचने के लिए या छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, उस जो स्टिमुलस है उसी को ही वहां से बार बार हटा देते हैं। लेट सपोज आप किसी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये आपका मेन गेट है, ये क्या करता है, कई बार आपने देखा होगा चरचर आवाज करता है कई बार गेट। हम क्या करेंगे, इस आवाज को रोकने के लिए जो आपकी पढ़ाई में क्या कर रही है, एक हर्डल बन रही है, इस गेट के जो कब्जे हैं, हिंज हैं, उनमें क्या करेंगे, हम ऑयलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से ये गेट जो है वो आवाज करना बंद कर देगा और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो अप्रिय उद्दीपक था उसको हमने क्या किया, हटा दिया। जैसे ही आपने अप्रिय उद्दीपक को हटाया, आपका जो व्यवहार है वो कैसा हो जाएगा, उद्दीपक को हटाने के बाद आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। आपका जो अटेंशन है, ध्यान है, वो पढ़ाई में प्रॉपर तरीके से आप काम करेगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे आपका सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, आप कॉम्बिफ्लेम लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं। तो सर दर्द को हटाना क्या है, नकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एस्पिरिन जब आपने एक बार ली तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, सर दर्द को भगाने के लिए बार बार हम क्या करते हैं, उस दवाई का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जैसे ही आप अप्रिय उद्दीपक को हटाते हो तो यहाँ पे जो आपका व्यवहार होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर? कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ट्रैफिक है, अब आप मान लीजिए बेंगलोर जैसी सिटी में रह रहे हैं या दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हैं, तो आप जाम में फंसेंगे। अब उस ट्रैफिक से बचने के लिए आप क्या करते हैं, कोई शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है, अब आपने एक बार शॉर्टकट लिया तो आप नेक्स्ट टाइम से उसी रास्ते से जाने लग जाएंगे। तो हमने अप्रिय कंडीशन को वहां से हटा दिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अभिक्रमित अधिगम जो होता है वो किस पर आधारित होता है? अधिगम जो अधिगम होता है वो क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, गेस्टाल्ट और शास्त्रीय अनुबंधन। तो अभिक्रमित अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बेस्ड होता है। ये थ्योरी किसकी थी? पीएफ स्किनर की। किसकी है? पीएफ स्किनर की। जो क्षेत्रीय सिद्धांत होता है ये दिया था आपका कर्ट लेविन ने। किसने दिया था? ये दिया था आपका कर्ट लेविन ने। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत जो है वो आपके दिया था कोलर कोफा। ठीक है, नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन, ये दिया था आपका पावलोव ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या बोला जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसी को ही हम बोलते हैं आर थ्योरी। इसमें क्या होता है, पहले अनुक्रिया होती है, बाद में इंसान को स्टिमुलस दिया जाता है। जो अभिक्रमित अधिगम होता है यानी कि जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है, इसमें आपको मान लीजिए बच्चे को कोई भी चीज सिखानी है, तो जो आप बच्चे को कोई भी सीखने वाली सामग्री देंगे ना, उसको हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें उस चीज को डिवाइड किया जाता है। फिर बच्चे का जो फीडबैक है वो वहां पे लिया जाता है, बच्चा क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, जो स्व अधिगम है, सेल्फ लर्निंग जो होती है वो बच्चे की डेवलप होने लग जाती है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चा खुद की गति से सीखता है। जैसे मान लीजिए आपने को कोई भी टॉपिक पढ़ाना है बच्चे को, हमें पावलोव थ्योरी पढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे से स्टेप्स में तोड़ेंगे। जैसे पहले एक प्रोसेस पढ़ाएंगे, फिर दूसरा पढ़ाएंगे, फिर तीसरा पढ़ाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, बच्चे का हम रेस्पॉन्स लेते हैं, टाइम टू टाइम उसको फीडबैक देते हैं, जिससे बच्चे को ये पता चलेगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है और कहाँ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी ही गति से सीखता है। तो ये होता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो होता है बच्चे के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है उससे रिलेटेड
होता है। छोटे छोटे चंक्स में स्टेप्स को तोड़ा जाता है। ये जो चंक्स होते हैं ना, ये एक तार्किक क्रम में अरेंज होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने रैंडमली इनको अरेंज कर दिया। जैसे आप पावलोव थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो पहले आप पावलोव के बारे में बताएंगे, फिर उसकी थ्योरी का डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर उसकी थ्योरी के एक्सपेरिमेंट बताएंगे, फिर उस थ्योरी के क्या फीडबैक था, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट था, क्या नेगेटिव था, ये बच्चे को पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे इसमें बच्चा खुद सेल्फ लर्निंग जो है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, खुद ही पढ़ता है और खुद ही वो क्या करता है, फीडबैक ले लेता है। क्लियर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो बेसिकली जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए भी यूज में लिया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिलता है। जैसे बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया, हम क्या करते हैं, बीइंग अ टीचर उसको इमीडिएट फीडबैक देते हैं, जिससे बच्चा क्या है, गलतियां कम करेगा। नेक्स्ट है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है, इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को वो हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहा है वह क्या है? निकटता का नियम, पुनर्बलन, तत्परता, अभ्यास। तो थॉर्नडाइक जो है उसने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। उसमें एक नियम होता है आपका एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं अभ्यास का नियम। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली थॉर्नडाइक के नियम पर बेस्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। क्या कहा जाता है इसे, अभ्यास और पुनरावृत्ति। बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज को सीखने के लिए बार बार एरर करेगा, बार बार त्रुटि करेगा, तभी तो बच्चा उस चीज को सीख पाएगा। इनके 3 नियम कौन से थे, एक तो था तत्परता का नियम, एक था अभ्यास का नियम और एक था इनका प्रभाव का नियम। ठीक है। प्रभाव का नियम जो है वो क्या कहता है कि मान लीजिए आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया, उसने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अब अगर आप बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो बच्चा क्या करेगा, और ज्यादा मोटिवेट होकर क्वेश्चंस को और ज्यादा सॉल्व करेगा। तो वो होता है प्रभाव का नियम, जहां पे बच्चे को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। क्लियर। दूसरा होता है आपका तत्परता का नियम। आपने इसमें एक सुना होगा कि घोड़े को नदी तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है उसको खुद को इंटरनली रेडी होना पड़ेगा। अब आप यूटेट का एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली एग्जाम हॉल में जाके बैठा दिया जाएगा और आपसे एग्जाम लिया जाएगा, नहीं। अभ्यास का नियम होता है कि जिसमें बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है। क्लियर। तो जो ये 3 नियम है ये इन्होंने किससे दिए थे, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंदर आते हैं। इनकी थ्योरी का नाम होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर। जैसे जैसे बच्चा अभ्यास करेगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक चीज और याद रखिएगा, जो तत्परता का नियम होता है ना, ये बेसिकली बच्चे की मानसिक तैयारी से होता है कि बच्चा कितना ज्यादा किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक है। क्लियर। अगर बच्चा अधिगम के लिए तैयार नहीं है तो वो कभी भी इफेक्टिव तरीके से नहीं सीख सकता। प्रभाव का नियम जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रभाव के नियम को ही हम बोलते हैं संतोष या असंतोष का नियम। अगर उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर उसको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला, वो बार बार किसी काम में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, हम गिल्ट में आ जाते हैं ना, कई बार हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो होता है आपका प्रभाव का नियम। लेट सपोज आप यूटेट का एग्जाम बार बार दें, अगर आप एक बार में पास हो गए तो कैसा है, पॉजिटिव फीडबैक है, आपको एक अच्छा प्रभाव मिला। लेकिन अगर आप बार बार फेल होते जा रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे और धीरे धीरे हम इरिटेट होने लगते हैं। तो वो होता है आपका असंतोष का प्रभाव। तत्परता, जब किसी चीज को करने के लिए आप रेडी हो। और एक होता है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में आपको बार बार प्रैक्टिस की जाती है जिससे कि आप धीरे धीरे चीजों को समझ पाए। एक होता है आपका पुनर्बलन। पुनर्बलन जो होता है वो व्यवहार को मजबूत करने के लिए होता है, जैसा कि किसने कहा था, पीएफ स्किनर ने। अगर आपसे पूछे कि पुनर्बलन पे जोर किसने दिया था तो वो है वीएफ स्किनर, जबकि जितने भी व्यवहारवादी हैं उन सब ने ही पुनर्बलन पे काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिरुचि का अर्थ है। जो अभिरुचि होती है ना, उसका मतलब होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो होता है वो आपको किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। तो यहाँ पे है एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर activities related to other, relatively enduring characteristics of a person that make her or him distinct from other, an individual's underlying potential for acquiring skill, the global capacity to understand the world,
think rationally and use the available resources effectively with faced with challenges। तो जो अभिरुचि होती है उसका अर्थ होता है पर्यावरण को समझना, स्व विवेक चिंतन करना, किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता होना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी होती है, एक ये स्किल होती है, या तो ये जन्मजात होगी या फिर ये कैसी होती है, अर्जित होती है। अभिरुचि या तो जन्मजात हो सकती है या फिर अभिरुचि अर्जित हो सकती है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मली तो ये जन्मजात होती है, हमारा बचपन से ही इंटरेस्ट होता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको मेहंदी में इंटरेस्ट है, कई बच्चे होते हैं जिनको आर्ट में इंटरेस्ट होता है, कईयों को ब्लू पॉटरी, मतलब अलग अलग चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम एनवायरनमेंट से उसको एक्वायर करते हैं और कई बार ये कैसी होती है, हेरेडिटरी होती है। सेकंड चीज, जो अभिरुचि होती है ना, उसमें बच्चे की जो तार्किक क्षमता होती है वो कैसी होती है, हमेशा उच्च लेवल की होती है। तार्किक क्षमता कैसी होगी, उच्च होगी। इसमें आपका जो इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सिचुएशन से ओवरकम करा जाए, तो वो आपका खुद का एक स्व विवेक चिंतन होगा और खुद का एक मतलब थिंकिंग प्रोसेस होगी कि कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। कई बच्चे एग्जाम आने पर बहुत पैनिक कर जाते हैं, कई बच्चों के पेट में दर्द होने लगता है। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो कितना ज्यादा बच्चे के अंदर हाई है। ठीक है, इससे बच्चे की जो सक्सेस होती है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको किसका शौक है, शतरंज खेलने का शौक है या फिर चेस खेलने का बच्चे को शौक है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो रीजनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो, बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से चीजों को कर पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना इकट्ठा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑन ए वन टू वन बेसिस? जो वन टू वन बेसिस होता है वो किस में होता है, इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, यहाँ इंटरव्यूअर होता है, यहाँ पे इंटरव्यू गिवर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों वन टू वन फेस टू फेस क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ पे आंसर देखा, तो ये जो है वो सारी जानकारी जो है वो सिंगल शॉट इकट्ठा कर सकते हैं। केस स्टडी क्या होती है, इसमें पूरी लाइफ जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी केस हिस्ट्री, जैसे नेहरू जी हैं, उनकी केस हिस्ट्री, लेकिन इसमें वार्तालाप नहीं होता है। हम कई बार पूरी बायोग्राफी पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो ए केस स्टडी। सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, इसमें कोई भी इंसान अपनी जानकारी खुद ही दे देता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चनियर दिया, जिसे हम प्रश्नावली बोलते हैं, उसके माध्यम से क्या करता है, इंसान अपनी जानकारी खुद ही दे देता है, ना कि उसमें बातचीत होती है। ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसमें इंसान का जो व्यवहार है उसको ऑब्जर्व करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये आपके जन्म से लेकर कहाँ तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। विकास गर्भधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास आपका जन्म से लेकर के कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपके सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, ऐतिहासिक संदर्भ सबसे क्या होगा, प्रभावित होगा। यह आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होता है। विकास एक आयामी होता है, यही यहाँ पे क्या है, गलत है। विकास हमेशा कैसा होता है, बहुआयामी होता है। ये हमेशा कैसा होगा, मल्टी डायमेंशनल। विकास लचीला होता है और संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल सही बात है। हम जो विकास होता है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। एक आयामी होता है जहां पे सिर्फ हम एक ही चीज को लेके बात करते हैं, जबकि विकास के अंदर हम फिजिकल डोमेन की भी बात करते हैं, हम सोशल डोमेन की भी बात करते हैं, हम इमोशनल डोमेन की भी बात करते हैं, और यहाँ पर हम कॉग्निटिव डोमेन जो है उसकी भी बात करते हैं। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक सारे आयाम इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है?
तो विकास जो होता है उसमें अनुकूलन की क्षमता होती है, इसीलिए इसको संशोधन योग्य बोला जाता है। मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपको राजस्थान से मान लीजिए कहीं और भेजा गया, मनाली भेजा गया, तो हम जैकेट वगैरह डाल लेंगे। तो आपने क्या किया, अपने आप को वहां अडेप्ट कर लिया। ये एक आयामी नहीं होता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास और वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। जीन पियाजे जो है ना, इनकी थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट, औपचारिक फॉर्मल। ये होता है 0 से 2, ये होता है 2 से 7, ये होता है 7 से 11 और ये होता है 11 से 15। जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है ना, इसी में ही क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो वस्तु स्थायित्व है उसका गुण बच्चे के अंदर आने लगता है। यही विकास की सबसे पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी मोटर स्किल्स जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, अपने जो सेंसेस होते हैं उनके थ्रू दुनिया को समझने लगता है। ठीक है। और जैसे ही बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है, उस एज में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे को ये चीज समझ में आती है कि घर में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स ने छुपाया है। जैसे कई बार बच्चा छोटा होता है तो हम बोलते हैं ना कि वो टॉय चिड़िया ले गई, वो बंदर ले गया। तो इस एज में बच्चा समझने लगता है कि टॉय मम्मी के पास ही है। और संवेदी प्रेरक अवस्था में ही बच्चा जो प्रतीकात्मक विचार होते हैं उनकी शुरुआत करने लग जाता है, यानी कि किसी भी चीज को मेंटल रूप में सोचने की अवस्था। ठीक है। संवेदी प्रेरक में शुरुआत होती है कैसे, किसी भी चीज के बारे में प्रतीकात्मक रूप में सोचना। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को शेर दिखाया, तो जब आप बच्चे को कोई उसका डायग्राम दिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा कि इमेजिनरी फॉर्म में उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है। क्लियर। यानी कि सिंबॉलिक थॉट जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 साल की होती है। इसमें जो प्रतीकात्मक विचार होते हैं, यानी कि इसमें के अंदर जो सिंबॉलिक थॉट होते हैं वो एक अच्छे खासे तौर पर विकसित हो जाते हैं। बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा मूर्त तरीके से सोचने लग जाता है। जो चीज उसको सामने दिख रही है उस बारे में वो अच्छे से सोच लेगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक थिंकिंग होती है, मतलब इसमें डिडक्टिव थिंकिंग होती है। आप क्या करोगे, बच्चे को कोई मैथ का क्वेश्चन दे रहे हो, आपने बस वो वर्बली बोला है, बच्चा में दिमाग में ही उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेगा। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, वो हाथ पे उन कैलकुलेशंस को करता है। पूर्व संक्रियात्मक में ही बच्चे में एनिमिज्म का गुण आता है, नार्सिज्म का गुण आता है, ईगोसेंट्रिसिज्म का गुण आता है। बच्चा सीरियल वाइज ऑब्जेक्ट्स को अरेंज नहीं कर पाता है, बच्चे को क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः कहलाती है। द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज कब स्टार्ट होती है, 13 से 14 साल में। तो आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड इज कॉमनली नोन एज, दैट इज कॉल्ड योर एडोलेसेंस। जो शैशवावस्था होती है वो होती है आपकी 0 से 6, ये होता है आपका 6 से 12। अडल्टहुड जो होता है वो आपका होता है एडोलेसेंस 12 से 18, ये होता है आपका 18 से 35। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर। किशोरावस्था ही वो अवधि होती है जिसमें हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। और ये एक संक्रमण अवस्था होती है। जो किशोरावस्था होती है ना, ये कैसी स्टेज होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक संक्रमण अवस्था होती है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की होती है। बाल्यावस्था के बाद क्या आता है, किशोरावस्था, और प्रौढ़ावस्था से पहले क्या आता है, किशोरावस्था। तो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। किशोरावस्था ही होती है जिसमें बहुत ज्यादा इंसान के अंदर क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। क्यों, क्योंकि इसे ही हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। इसमें शरीर प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। अब इसको संक्रमणकालीन अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना तो इसमें बच्चा पूरी तरह से बचपन में होता है, ना ही बच्चा पूरी तरह से इसमें प्रौढ़ अवस्था में होता है। इसमें बच्चा जो भी सीखेगा ना, उसका बहुत ज्यादा इस टाइम मतलब बच्चा इरिटेट रहता है। क्यों, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी को लेके एक अच्छा खासा क्राइसिस होता है।
और अगर WHO की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग जो किशोरावस्था होती है वो 10 से 19 साल की एज को इन्होंने कहा है, ठीक है, जिसमें बच्चे के अंदर फिजिकली, इमोशनली, सोशली बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बच्चा खुद से ही इसमें क्या करता है, फाइट करने लगता है। एक चीज याद रखिएगा, यहीं पे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेविड एलकाइंड। क्या नाम था इनका? डेविड एलकाइंड। डेविड एलकाइंड, इन्होंने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था होती है इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर काल्पनिक श्रोता। एक कौन सा होता है फैक्टर? काल्पनिक श्रोता। और दूसरा होता है व्यक्तिगत कल्पित कहानी। व्यक्तिगत कल्पित कहानी। काल्पनिक श्रोता मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सब जो है ना वो उनको सुन रहे हैं, मतलब वो जो कह रहा है ना, ईगोसेंट्रिसिज्म जिसे हम बोलते हैं, वो जो कह रहा है वही सच है, तो सारे जो है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, सब उसको नोटिस कर रहे हैं। और दूसरा, उनकी अपनी खुद की क्या होती है, काल्पनिक कहानी होती है। जैसे चेहरे पे पिंपल हो गए तो बच्चा क्या करता है कि एक अजीब सी भावना, मतलब खुद के अंदर ही हीन भावना आती है। जैसे कोई बच्ची है, वो सोच रही है कि अगर कोई मुझे छोड़ देगा तो हो सकता है मेरे पिंपल की वजह से छोड़ दे, मतलब अपने ही जोन में रहना, पेरेंट्स को ये बोल देना कि आप मुझे समझते तो हूं नहीं हूं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एक काल्पनिक कहानी होती है, उनकी खुद की रची हुई कहानी होती है। काल्पनिक श्रोता जिसमें वो खुद में ही व्यस्त रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब उनको देख रहे हैं, सब उसको नोटिस कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितना कि वो खुद। किशोरों में अद्वितीय का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है? डेविड एलकाइंड। जो डेविड एलकाइंड है, उन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था के दो मेन फैक्टर बताए थे, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत कल्पित कहानी। जो काल्पनिक श्रोता होता है उसमें वो मानते हैं कि दूसरा उनके साथ उतना ही बिजी है जितना वो अपने बारे में बिजी रहते हैं। वो एक इमेजिन करते हैं कि लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, उनकी एक एक चीज को फॉलो किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए शर्ट पे कोई दाग लग गया, आप किसी शादी में गए, अब कोई एडोलेसेंट बच्चा है, उसकी शर्ट पे दाग लग गया, तो वो बार बार उसको देखेगा कि यार मेरी शर्ट पे निशान लग गया, सब इस निशान को देख रहे होंगे, जबकि कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर मान लीजिए किसी के चेहरे पे पिंपल हो गया तो वो बार बार उस पिंपल को देखेगा कि मेरे चेहरे पर पिंपल हो गया, सब अब मेरे चेहरे के पिंपल को देखेंगे। व्यक्तिगत कहानी, अपनी खुद के ही जोन में ये रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हमारी खुद का ही एक बोलते हैं ना इल्यूजन वर्ल्ड में ये रहते हैं कि उनकी भावनाओं को कोई समझ ही नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कोई दोस्त किसी दोस्त से बात नहीं कर रहा तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पे पिंपल हो गए, इसकी वजह से मुझसे बात नहीं करता है, ठीक है। पेरेंट्स को ये सुना देना कि आप हमें समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस टाइम उनका खुद का ही खुद की आइडेंटिटी को लेके एक स्ट्रगल होता है। अब वो खुद के ही जोन में एक कहानी को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये होता है आपका आहार ग्रहण संबंधी विकार। एक होता है आपका बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो होता है इसमें व्यक्ति को होश ही नहीं होता उसको कितना खाना है, और वो खा खा के उल्टी कर देता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है जिसमें एक बहुत गंभीर मानसिक बीमारी होती है, जिसमें आप वजन बढ़ने के डर से क्या करते हो, खाते ही नहीं हो और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आहार ग्रहण संबंधी विकार। मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर टू डिम लाइट। जब डिम लाइट से हम कहा जा रहे हैं ब्राइट लाइट में, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश अनुकूलन, ठीक है। इसे हम कहते हैं लाइट अडेप्टेशन। क्लियर? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम तेज रोशनी वाली स्थिति से समायोजित होते हैं, ठीक है। हम कहाँ कर रहे हैं, मंद प्रकाश से कहाँ जा रहे हैं, तीव्र प्रकाश में। तो इसमें कुछ टाइम जो है वो हमको एडजस्ट होने में लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंख में क्या होता है, रोडोप्सिन एक जो रसायन होता है वो बनता है, जिसको धीरे धीरे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लाइट अडेप्टेशन का मतलब होता है जहां पे हम मंद प्रकाश से क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। मंद प्रकाश से समायोजन, ठीक है। और सॉरी, मंद प्रकाश से तेज प्रकाश में, सॉरी एक वर्ड लिखना भूल गई मैं, मंद प्रकाश से तेज प्रकाश में समायोजन होता है लाइट अडेप्टेशन। और डार्क अडेप्टेशन होता है जहां पे हम
तेज प्रकाश से मंद प्रकाश में समायोजन करते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको दोनों ही टर्म समझ में आई है। लाइट अडेप्टेशन मतलब लाइट में जाना, ऐसे याद रखिए, लाइट में जाना। तो लाइट में कब जाएंगे आप? डिम से लाइट में। और डार्क मतलब डार्क में जाना, तो डार्क में कहाँ जाएंगे हम? लाइट से डार्क में। ठीक है, तो प्रकाश अनुकूलन होता है मंद प्रकाश से तीव्र प्रकाश, तम अनुकूलन होता है तेज प्रकाश से डिम लाइट में। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब भी हम कोई शो देखते हैं तो हॉल के बाहर इतनी तेज लाइट होती है कि एकदम से हमको कुछ नहीं दिखाई देता, हमें उस प्रोसेस में टाइम लगता है, तब जाके हमारी आंखें एडजस्ट हो पाती हैं। तो ये होता है आपका दृश्य अनुकूलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अधिगम के संबंध में सही है? व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में हमेशा कोई ना कोई आप एक्सपीरियंस गेन करोगे। अधिगम पूरी जिंदगी चलता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शैशवावस्था में सीखोगे या बाल्यावस्था में सीखोगे। हमेशा हम किसी ना किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो लर्निंग होती है ना, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको गेन करवा के ही जाती है। जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अधिगम का मतलब ही यही होता है कि व्यवहार में चेंजेस लाना। लर्निंग जो होती है वो हमेशा एक प्रोसेस होती है। ये कैसी होती है? एक अनुमानित प्रोसेस होती है और हमेशा परफॉर्मेंस जो है उससे अलग होती है। अधिगम के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो चारों फैक्टर्स है वो बिल्कुल सही हैं। ये जो डेफिनेशन होती है ना कि बिहेवियर जो होता है उसमें हमेशा स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम है। जब आप गेट्स की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही कैसा होता है? अधिगम होता है। क्लियर? अधिगम में हमेशा कोई ना कोई अनुभव शामिल रहता है, चाहे वो डायरेक्ट अनुभव हो चाहे वो इनडायरेक्ट अनुभव हो। अनुभव जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक अनुमानित प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत और व्यवस्थित। तो यहाँ पे परिवर्तनशील जो है वो औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर होता है उसका जो मूड है वो उसको अफेक्ट ना कर पाए। मानकीकृत स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। जब भी हम बोर्ड एग्जाम देते हैं तो सारे बच्चों के लिए एक जैसा पेपर बनता है, ऐसा कोई चेंजेस पेपर नहीं होते। ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ पूछ लिया फिर कुछ पूछ लिया। पहले एमसीक्यूज आते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिर शॉर्ट आंसर्स आते हैं, फिर लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? मूल्यांकन जो होता है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, इन सबको ध्यान में रखकर पेपर बनाया जाता है। ठीक है? औपचारिक मूल्यांकन कैसा होता है? हमेशा स्टैंडर्ड होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हमेशा वैलिड होता है और हमेशा ऑर्गेनाइज्ड पेपर होता है। क्लियर? वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत, संगठित, प्रासंगिक और हमेशा कैसा होता है? व्यवहारिक जो होती है। मतलब औपचारिक मूल्यांकन के अंदर क्या होता है? हमेशा बच्चे की जो वैधता होती है, यानी कि वैलिडिटी, जिस चीज को मापने के लिए मूल्यांकन बनाया गया है उसी चीज को वो क्या करेगा? मापेगा। तो यहाँ पे परिवर्तनशील जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स स्पीयरमैन और लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है उन्होंने बुद्धि से कोई भी थ्योरी नहीं दी थी। इनकी थ्योरी का नाम क्या था? सोशल कल्चरल थ्योरी, जहां पे उन्होंने एमकेओ की बात की थी, जेडपीडी की बात की थी। ठीक है? और एक स्कैफोल्डिंग जो है उसकी बात इन्होंने की थी। जो चार्ल्स स्पीयरमैन है उन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था, यानी कि उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर, ये 2 फैक्टर जो है वो दिए थे। जी फैक्टर क्या होता है? जो सामान्य रूप से सब में ही उपस्थित होता है। ये क्या करता है? जी फैक्टर समग्र बुद्धि को दर्शाता है। ये कैसा होता है? जनरल फैक्टर, सब में उपस्थित होता है। और जो एस फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान में म्यूजिक की क्षमता होती है, किसी में गणित की क्षमता होती है, किसी में बोलने की क्षमता होती है, तो वो होता है आपका एस फैक्टर। ये हर इंसान में कैसा होगा? अलग अलग होता है। जबकि जी फैक्टर जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, हर किसी के अंदर प्रेजेंट वो होगा।
हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी और बाद में उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है उन्होंने त्रिचापीय सिद्धांत दिया था, जिसे हम त्रिघटकीय सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अनुक्रिया, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित है? जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं आपके? 3 टाइप के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगर ज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात करें तो ये दिए थे बीएस ब्लूम ने। किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने। कब दिए थे? 1956 में। ठीक है। इन्होंने कौन कौन से बताए थे? इन्होंने बताया था ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। इन्होंने 6 कॉग्निटिव डोमेन में 6 फैक्टर्स बताए थे, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो ये दिया था ब्लूम और क्रेथवाल ने। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस पे काम किया था। ये थ्योरी आई थी आपकी 1964 में। ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है ग्रहण करना, फिर होता है अनुक्रिया, फिर होता है अनुमूल्यन, फिर होता है प्रत्यकीकरण, फिर होता है संगठन और लास्ट में होता है चरित्र का निर्माण। और यहाँ पे क्या पूछा है आपका? अनुक्रिया, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड योर अफेक्टिव डोमेन। क्रियात्मक पक्ष की अगर बात करें तो इस पे काम किया था सिम्पसन। इन्होंने ये थ्योरी दी थी और ये थ्योरी कब आई थी आपकी? 1969 में। क्लियर? ये थ्योरी आई थी आपकी 1956, फिर आई थी 1964 और फिर आई थी 1969। क्लियर? बीएस ब्लूम और क्रेथवाल और सिम्पसन। जो साइकोमोटर डोमेन होता है उसमें उद्दीपन है, उद्दीपन पे आप रेस्पॉन्स करते हो, फिर नियंत्रण होता है, फिर हम समायोजन करते हैं, फिर स्वाभाविकरण होता है और फिर आदत पड़ना या फिर कौशल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? जो मोटिवेशन होता है उसका ये एक ड्राइव जो वर्ड होता है अंतर्नोद, उससे रिलेटेड होता है। जब तक आपको ड्राइव नहीं मिलेगी आप अभिप्रेरित नहीं होंगे। तो यहाँ पे पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और निंदा, नवीनता और प्रत्यास्मरण। तो जो रिकॉल होता है ना, वो अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं होती है। अभिप्रेरणा में रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता है, प्रेज और निंदा होती है, रिप्रूफ होता है और नोवेल्टी होती है। इसमें नीड होती है, ड्राइव होती है, इंसेंटिव होता है और फिर मोटिवेशन होता है। क्लियर? पुरस्कार शामिल है क्योंकि जब तक आप किसी बच्चे को ड्राइव नहीं देंगे वो क्या करेगा? अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पुरस्कार जो होता है वो व्यवहार को परमानेंट करने में बच्चे की मदद करता है। प्रशंसा, बच्चे को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है। अभिप्रेरणा में हमेशा टाइम टू टाइम नई नई चीजें आती रहती हैं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, नोवेल्टी जो है वो भी इसका एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, आस पड़ोस, समुदाय, समाज, उपरोक्त सभी। तो बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो इन सब से ही क्या होता है? इफेक्ट होता है। शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसका फर्क पड़ता है। अगर आपका शरीर जो है वो हेल्दी नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप क्या होगा? आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेंगे। बुखार में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है। पारिवारिक वातावरण, अगर घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है तो वो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करेगा। आपके रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, आपके दोस्तों के साथ कैसी बन रही है, आस पड़ोस, समुदाय, ये सब बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अनुक्रिया जन्य अनुबंधन होता है, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, संयोजनवाद और अनुभवजन्य अधिगम। तो जो अनुक्रिया जन्य अनुबंधन होता है वो हम सक्रिय अनुबंधन को कहते हैं, जिसे हम आर थ्योरी कहा जाता है और इसी को ही हम बीएफ स्किनर की थ्योरी कहते हैं। ठीक है। साहचर्य जो होता है ना, उसको सीखने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो आवश्यक होता है। साहचर्य मतलब दो चीजों के बीच में साहचर्य स्थापित करना, जैसे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स जो है उनके बीच में साहचर्य स्थापित हम करते हैं। बीएफ स्किनर अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने कहा था कि पहले रिस्पॉन्स आता है फिर बाद में स्टिमुलस दिया जाता है। एसआर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने और आरएस थ्योरी दी थी आपकी बीएफ स्किनर ने। जैसे जो चूहा है वो भूखा है, उसको आपने क्या रखा, एक बॉक्स में रखा, वो धीरे धीरे कोई ना कोई एक्टिविटी करने लग रहा है। अब धीरे धीरे एक्टिविटी करते करते उसका पैर लीवर पे गया, जैसे ही लीवर दबा उसको क्या मिला, मुंह में खाना गया, यानी कि पिंजरे में खाना गया। अब लीवर जब वो दबा रहा था तो वो क्या था, रिस्पॉन्स, खाना क्या था, स्टिमुलस, लेकिन उसको नहीं पता था कि लीवर दबने पे उसको खाना मिलेगा। तो यहाँ पे पहले वो रिस्पॉन्स कर रहा था, बाद में उसको स्टिमुलस मिला है।
जबकि जो शास्त्रीय अनुबंधन होता है ये थ्योरी दी थी पावलोव ने। इनकी थ्योरी का नाम होता है एस थ्योरी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि उद्दीपक जो होता है वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संयोजनवाद, ये थ्योरी दी थी आपकी ईएल थॉर्नडाइक ने। अनुभवजन्य अधुगम जो होता है ये भी आपका ईएल थॉर्नडाइक से रिलेटेड होता है, जिसपे जहां उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आत्म सिद्धि की जो आवश्यकताएं हैं वो संबंधित होती हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, क्षेत्र सिद्धांत, सूचना प्रक्रिया क्रमण और मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो किससे रिलेटेड है? मैस्लो की थ्योरी से रिलेटेड है। इन्होंने एक क्या दिया था, इन्होंने एक हिरार्की बताई थी जिसमें उन्होंने, इनकी थ्योरी को बोला जाता है मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो सबसे हायर लेवल का एक्चुअलाइजेशन थ्योरी होती है, जिसमें इंसान जो है वो अपनी फिजिकल नीड से लेके धीरे धीरे वहां तक पहुंचता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे नीचे का जो नीड होती है वो होती है फिजिकल नीड, जिसमें आपका एयर, वाटर, फूड, हेल्थ। फिर इस फिजिकल नीड के बाद आती है सिक्योरिटी, जैसे सेफ्टी चाहिए होती है हमें घर चाहिए होता है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी। जो सोशल सिक्योरिटी होता है इसमें हमें प्यार की जरूरत होती है, हमें बहुत सारे बिलोंगिंग चीजें चाहिए होती हैं, मतलब हम एक रिस्पेक्ट और प्यार ढूंढते हैं। फिर आता है ईगो, यहाँ पे सम्मान, सेल्फ एस्टीम की बात होती है। एक हम चाहते हैं कि समाज में लोग हमको पहचाने, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। फिर आता है लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे हम खुद के लिए काम करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की क्रिएटिविटी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? तो जो सेंसरी मेमोरी होती है वो कहा जाता है अल्पकालिक स्मृति को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो संवेदी स्मृति होती है वो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनसे ली जाती है, जैसे सुनना, बोलना, टच करना, सूंघना, ये सब क्या है आपके संवेदी स्मृति होती है। क्लियर? ये आमतौर पर अगर हम देखें तो 1 से 3 सेकंड जो है उसके लिए ये स्मृति काम करती है। क्लियर? जो संवेदी स्मृति होती है ना, इसमें 5 सेंसेस होते हैं। एक होता है हमारा इकोइक मेमोरी, यानी कि कान से जिसे हम सुनते हैं। एक होता है हमारा हैप्टिक मेमोरी, यानी कि टच करके हम देखते हैं। एक होता है गस्टेटरी मेमोरी, जहां पे हम टेस्ट के थ्रू चीजों को फील करते हैं। एक होता है आइकोनिक मेमोरी, जहां पे हम चीजों को देखते हैं। और एक होता है ओल्फैक्टरी मेमोरी, जहां पे हम चीजों को स्मेल करते हैं। जो संवेदी स्मृति होती है ना, इसी को ही हम क्षणिक स्मृति भी कहते हैं। दूसरा नाम भी याद रखिएगा, क्षणिक स्मृति भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत कम टाइम के लिए 200 से 500 मिली सेकेंड के लिए हम चीजों को स्टोर करते हैं और फिर हम तुरंत भूल जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता और बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, बिल्कुल सही बात है कि जो रिलेशनशिप होता है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा सृजनात्मक है उसकी बुद्धि बहुत हाई होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा हाई है वो बच्चा सृजनात्मक भी होगा। ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा, बिल्कुल सही बात है। आप अगर इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे हैं, सृजनशील भी हैं। सृजनात्मक परीक्षण जो होता है उसमें अपसारी चिंतन का यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा उसकी उतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड थिंकिंग होती है, जबकि जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें कन्वर्जेंट थिंकिंग को यूज किया जाता है। हम जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एमसीक्यूज हैं तो उनमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग को यूज करते हैं, जबकि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो वहां हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज करते हैं। अगर आपसे किसी टॉपिक पे कोई ऐसे लिखने के लिए बोले तो हर बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो कैसी होगी, अलग होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वापस देख लीजिएगा, जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस होता है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बच्चा क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चेतना का वह स्तर जो अचेतन, मूल प्रवर्तिक और पार्श्विक अंतर्नोदों का भंडार होता है। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वॉयर ऑफ इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव। एनिमल ड्राइव जहां पे भी आएगी ना वहां होता है आपका अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ये आपको ना गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा। मान लीजिए आपको स्कूल में किसी बच्चे का पेन अच्छा लगा,
अब अचेतन मन क्या करेगा, आपको उस ओर धकेलेगा कि पेन अच्छा लग रहा है उठा ले, पेन अच्छा लग रहा है उठा ले। तो ये जो थ्योरी है ना, ये किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी आपकी सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे और जहां पे उन्होंने चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन के बारे में भी बताया था। इदम, ईगो और सुपर ईगो के बारे में भी बताया था। जो इदम होता है ना, वही आपका जानवर प्रवृत्ति जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो अचेतन मन जो होता है उसमें हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारे व्यवहार को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो सिगमंड फ्राइड जो है, उन्होंने क्या कहा था, मनोविश्लेषणवाद थ्योरी दी थी। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि जो सचेतन मन होता है उसमें आपके वर्तमान स्वरूप से आपको अवगत कराया जाता है। ठीक है, यानी कि जो चेतन स्तर होता है वो आपके वर्तमान स्वरूप से रिलेटेड होता है, वो आपको रियलिटी चेक देता है, जिसे हम ईगो कहते हैं। ठीक है, कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। अचेतन मन जो होता है वो आपका इदम से रिलेटेड होता है। ये क्या करता है, आपको फोर्स करेगा कोई भी गलत काम को करने के लिए। ठीक है, एक होता है आपका अर्धचेतन मन, यानी कि प्री कॉन्शियस माइंड, जो चेतन और अचेतन दोनों के बीच में क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह से चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। तो पूरी तरह से चेतना के स्तर से विलुप्त करने वाला जो टर्म होता है वो है आपका रिप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं दमन। और एक होता है शमन। शमन में क्या होता है, हम फोर्सफुली जो अपने थॉट्स हैं उनको क्या करते हैं, दबा देते हैं। दमन में होता है कि हमने चीजें नेचुरली दबाई, लेकिन शमन में हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि जो भी चीजें आपके मन में दबी हुई हैं उसको और अंदर लेकर दबा देना। अस्वीकरण होता है जिसे हम बोलते हैं डिनाइल। डिनाइल में क्या होता है, हम किसी भी चीज को मानने से इनकार कर देते हैं। क्लियर? लेकिन वो पूरी तरह से अचेतन मन में नहीं जाती है। जैसे सलमान खान जो है, उन्होंने क्या किया था, हिरन को मारा था, लेकिन कोर्ट में उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे डिनाई कर दिया। तो ये होता है डिनाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रेशन, ये एक अचेतन प्रक्रिया होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी बहुत खराब यादें हैं उनको चेतन मन से बाहर धकेल लिए अचेतन मन में डाल देते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, अपनी गलती जो है वो दूसरे के ऊपर थोपते हैं। जैसे होता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप क्या बोलोगे, यार टीचर ही बेकार था, उसने सही से नहीं पढ़ाया। एक होता है रैशनलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं युक्तिकरण। इसमें बच्चा अपनी बात को सही रखने के लिए गलत तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं। जो रैशनलाइजेशन होता है इसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो जो लोमड़ी वाले हमने एक थ्योरी देखी थी जिसमें वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको खाया नहीं पाती। और एक होता है इसमें नींबू मीठे हैं। जब हम कुछ कर नहीं पाते तो हम गलत चीज को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें एक आपका क्षतिपूर्ति होता है, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट कम है तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, हील्स पहनते हैं। तो ये सारी आपकी क्या होती हैं, रक्षा युक्तियां होती हैं, जो हम समायोजन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।